यूपीटी, जीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, एनवीएस, केवीएस, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों को पंकज ओझा का नमस्कार। दोस्तों एक बार फिर से आप सबके सामने आ गया हूँ। ये देखिए हेनरी सिक्स पार्ट 2 लेकर। इसका सेकेंड पार्ट में हम फिर से देखेंगे कि हेनरी के लाइफ टाइम में किस प्रकार से उसकी इनएबिलिटी है, जो बिकरिंग है, जो कला है उसके सामंतों की, उससे वो किस प्रकार निपट नहीं पा रहा है, हम देखेंगे पार्ट 2 में। और दोस्तों बता दूं, ये किसी भी जो मैटर लिया गया है हिंदी का या इंग्लिश का किसी भी सड़क छाप बुक से नहीं लिए गए हैं। कम से कम 15 से 20 बुक से देख के समझ के ट्रांसलेट किए गए हैं। और तो इस बात को लेके बिल्कुल निश्चिंत रहें, यहाँ पर जो भी मैटर प्रोवाइड किया जा रहा है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। इसकी ऑथेंटिसिटी पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल इसे अल्टीमेट समझिए। थैंक यू वेरी मच। आइए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। हेनरी सिक्स पार्ट 2 रिटन एंड परफॉर्म डेट देख लीजिए, कंफ्यूज नहीं होइएगा। बहुत जगहों पे बहुत जगह की डेट मिलेगी, लेकिन रिटन एंड परफॉर्मेंस डेट इसकी 1591 ही है। कोड और ट्रिक में भी मैं आपको बता चुका हूं, ध्यान में रखना है आपको। तो उसके अलावा सेटिंग की बात करें, हमेशा ध्यान रखिए सेटिंग इसकी कहाँ पर है। लंदन में सेटिंग है। सोर्स क्या है? अगेन सोर्स होगा रॉफेल हॉलिंसेट्स द क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, इसका सोर्स होगा, आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा दोस्तों ये ध्यान रखिए, ये फैक्ट्स वाज प्रोबेबली फर्स्ट परफॉर्म्ड बाय लॉर्ड स्टेट्समैन बाई 1591। यही मैंने वहाँ भी ऊपर भी दिया हुआ है, लॉर्ड स्टेट्समैन द्वारा 1591 में ये परफॉर्म किया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ बिलीव टू हैव बीन रिटन इन 1591 एंड सेट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ किंग हेनरी सिक्स ऑफ इंग्लैंड। तो ये भी ध्यान में रखिए कि पूरे लाइफ टाइम पर सेट है ये हेनरी सिक्स, जो इंग्लैंड का होता है राजा, उसके। नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं दोस्तों, हेनरी सिक्स पार्ट 2 फोकसेज ऑन द किंग्स इनएबिलिटी टू क्वेल द बिकरिंग ऑफ हिज नोबल्स। जो अंतर कला है उसके सरदारों में, उसके सामंतों में, उसको उस अक्षमता को दिखाता है ये प्ले कि किस प्रकार वो उसको हैंडल नहीं कर पा रहा है। The death of his trusted advisor Humphrey, Duke of Gloucester, the rise of the Duke of York, and the inevitability of armed conflict। किस तरह वो नहीं रोक पाता बहुत सारी चीज़ों की। डेथ जो होती है उसके विश्वास पात्र सलाहकारों की, उनके हम्फ्रे की, ड्यूक ऑफ ग्लास्टर की, किस तरह ड्यूक ऑफ यॉर्क का उदय होता है। और जो इनएविटेबिलिटी है आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की, मतलब जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होता है, सशस्त्र संघर्ष हुआ, उसको वो नहीं रोक पाया। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनरी सिक्स पार्ट 2 हैज़ द लार्जेस्ट कास्ट ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस। ध्यान में रखना है आपको, सबसे ज़्यादा एक्टर्स मौजूद हैं। इस प्ले की जो परफॉर्मेंस हुई इसमें सबसे ज़्यादा, शेक्सपियर के जितने भी 37 प्ले हैं उनमें सबसे ज़्यादा एक्टर इसी में लगे। ओके, एक्टर एक्ट्रेसेस जो भी हों। तो इट हैज़ द लार्जेस्ट कास्ट ऑफ ऑल शेक्सपियर्स प्लेज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड इज सीन बाय मेनी क्रिटिक्स एज द बेस्ट ऑफ द हेनरी सिक्स ट्रायलॉजी। अगर हेनरी सिक्स के पार्ट फर्स्ट, पार्ट 2, पार्ट 3 को देखें तो इसको बहुत सारे क्रिटिक्स ने द बेस्ट माना है। इसके अलावा दोस्तों अगले पॉइंट पे आते हैं। द प्ले कल्मिनेट्स विद द ओपनिंग बैटल ऑफ द वॉर, द फर्स्ट बैटल ऑफ सेंट एल्बन्स। ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, द प्ले बिगिंस विद द मैरिज ऑफ किंग हेनरी सिक्स ऑफ इंग्लैंड टू द यंग मार्गरेट ऑफ आंजू। तो ये प्ले शुरू कहाँ से होता है? शादी से, हेनरी सिक्स की शादी से। किससे? यंग मार्गरेट से। मार्गरेट के साथ इसका विवाह होता है, उससे इस प्ले की शुरुआत होती है। आइए फिर से कैरेक्टर्स लगभग वही है जो हेनरी पार्ट 1 में थे फिर से, लेकिन कैरेक्टर्स को हम देखेंगे। हेनरी जो राजा है, हेनरी सिक्स, उसके कैरेक्टर्स को देखते हैं। कॉल्ड हेनरी सिक्स सेंटली बट वीक मोनार्क। सेंटली है, उसमें संतों के लक्षण दिखते हैं, लेकिन कमज़ोर मोनार्क है, कमज़ोर राजा है। ऑफ द हाउस ऑफ लैंकास्टर, किससे बिलोंग करता है? जो लाल गुलाब से बिलोंग करता है, लाल गुलाब वाले साइन लैंकास्टर से बिलोंग करता है, सिंबलाइज्ड बाय रेड रोज। ओविंग टू हेनरीज वीकनेस, हिज नोबल्स एंड हिज वाइफ क्रिएट कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स अगेंस्ट ईच अदर। उसकी जो रानी है और सामंतों में आपस में बहुत ज़्यादा साजिश होती है, क्योंकि वो कमज़ोर राजा है। रिजल्टिंग इन द फुल फ्लैश सिविल वॉर विद यॉर्क। फिर यॉर्क के साथ इसका अंतिम में परिणाम क्या होता है? यॉर्क के साथ फुल फ्लेज्ड वॉर शुरू हो जाती है। ये ध्यान में रखना है आपको।
अगले पॉइंट पे आते हैं। ग्लास्टर, हम्फ्रे ड्यूक ऑफ ग्लास्टर, ही वॉज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट इंग्लैंड अंटिल हेनरी वॉज ओल्ड इनफ टू रूल। अब ये ग्लास्टर संरक्षक है हेनरी सिक्स का, चूंकि हेनरी सिक्स बहुत कम उम्र का है तो इसको जिम्मेदारी दी गई है ग्लास्टर को कि तुम प्रोटेक्टर के रूप में काम करो। तो ग्लास्टर का कैरेक्टर बहुत अहम है, ध्यान में रखिएगा। मार्गरेट, ये क्वीन है किंग हेनरी की, बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कार्डिनल, कार्डिनल जो ब्यूफोर्ट होता है, बिशप ऑफ विंचेस्टर, ये विंचेस्टर का बिशप है, पुजारी है, अंकल टू द किंग हेनरी सिक्स, ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट पे रिचर्ड प्लांटाजेनेट, रिचर्ड प्लांटाजेनेट की अगर बात करें, ड्यूक ऑफ यॉर्क है, ही इज़ द एडवर्सरी ऑफ किंग हेनरी, ये विरोधी है किंग हेनरी का, रिचर्ड प्लांटाजेनेट। एडवर्ड एंड रिचर्ड, ये दोनों बेटे हैं किसके, सन्स ऑफ ड्यूक ऑफ यॉर्क के बेटे हैं। कौन कौन, एडवर्ड और रिचर्ड, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एलिनोर, डचेज ऑफ ग्लास्टर, कहने का मतलब ग्लास्टर की ये वाइफ है, ओके, एलिनोर, इसका भी अहम रोल होता है, ध्यान में रखिएगा कैरेक्टर को। सफॉक, सफॉक की अगर बात करें, द ड्यूक ऑफ सफॉक ट्राइज टू गेन कंट्रोल ऑफ द इंग्लिश थ्रोन थ्रू हिज लवर क्वीन मार्गरेट। ये जो क्वीन मार्गरेट होती है, जो रानी होती है, वो इसकी लवर होती है, किसकी, सफॉक की। इसके माध्यम से वो आधिपत्य जमाना चाहता है अपना। समरसेट, द ड्यूक ऑफ समरसेट इज सपोर्टर ऑफ किंग हेनरी, ये सपोर्टर है हेनरी का, एंड एन एनिमी टू द ड्यूक ऑफ यॉर्क, और दुश्मन है किसका, ड्यूक ऑफ यॉर्क का। बकिंघम को देखते हैं। ड्यूक ऑफ बकिंघम इज ए सपोर्टर ऑफ किंग हेनरी अगेंस्ट द ड्यूक ऑफ यॉर्क। सेलिसबरी नाम का कैरेक्टर आता है। द अर्ल ऑफ सेलिसबरी इज एन एल्डरली नोबल मैन हु प्लेजेस हिज लॉयल्टी टू द ड्यूक ऑफ यॉर्क, ये ड्यूक ऑफ यॉर्क की तरफ होता है। वारविक का कैरेक्टर आता है, सेलिसबरी का सन है वारविक, ध्यान में रखिएगा किसका सन है, सेलिसबरी का सन है। लाइक हिज फादर ही सपोर्टेड द ड्यूक ऑफ यॉर्क इन हिज क्लेम टू द थ्रोन। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ह्यूम, जॉन ह्यूम इज अ प्रीस्ट, एक पुजारी है। ही वॉज हायर्ड बाय द डचेस ऑफ ग्लास्टर टू अरेंज ए स्पिरिट इन्वोकिंग रिचुअल, इसको किराए पर लिया गया था, हायर किया गया था किसके द्वारा, जो ग्लास्टर की वाइफ है उसके द्वारा, ताकि ये स्पिरिट इन्वोकिंग रिचुअल में उसका साथ दे सके, जो आत्माओं के आवाहन में उसका साथ दे सके। केड, केड का कैरेक्टर आता है। जैक केड लीड्स अ पॉपुलर अपराइजिंग अगेंस्ट किंग हेनरी, ये एक विद्रोह को नेतृत्व करता है जो कि किंग हेनरी के खिलाफ है। आपको बिल्कुल हिंदी में समझाया जाएगा, हिंदी में विश्लेषण किया जाएगा, ऑथेंटिक बुक से लिया गया मैटर है, बिल्कुल निश्चिंत रहें, भरोसा रखें, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। एक एक प्ले, हिस्ट्री प्ले आपको अच्छे से तैयार करवाए जाएंगे। बस आपका काम है चैनल को शेयर कीजिए लोगों में, बस यही गुरु दक्षिणा है आपकी। आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, इम्प्लोर करता हूँ कि चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करवाइए। लेट द ट्रुथ प्रिवेल, हमेशा मैं कहता हूँ सत्य को प्रिवेल करने दीजिए, जो अच्छा मन लगा के पढ़ा रहा है उसको प्रिवेल करने दीजिए। डिक द बुचर, डिक द बुचर का भी कैरेक्टर आता है हेनरी सिक्स पार्ट 2 में। द बुचर इज वन ऑफ जैक कैट सपोर्टर, ये जैक कैट का सपोर्टर होता है। ईडन का कैरेक्टर आता है। अ नोबल हु प्रिफर्स टू स्टे ऑन हिज प्रॉपर्टी रादर देन कम टू लंदन एंड डील इन द इंट्रिग्स ऑफ द कोर्ट, ये अपनी प्रॉपर्टी पर केंद्रित रहता है ईडन, इसको मतलब नहीं है जो चीज़ चल रही है, फालतू की चीज़ें, जो कलह लड़ाई झगड़ा चल रहा है उससे इसको ज़्यादा मतलब नहीं है। क्लिफोर्ड का कैरेक्टर आता है। क्लिफोर्ड का कैरेक्टर हेनरी सिक्स पार्ट 2 में अहम है, लॉर्ड ऑफ द कोर्ट है। क्लिफोर्ड हेल्प्स कन्विंस जैक केट्स ट्रूप्स टू ले डाउन देयर आर्म्स, यही मनाता है, समझाता है कि आप अस्त्र शस्त्र त्याग दीजिए, किसको, जैक केट्स के ट्रूप्स को, उसके सपोर्टर्स को। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बेलिनब्रोक, जो बेलिनब्रोक का कैरेक्टर है दोस्तों, बेलिनब्रोक इज हायर्ड बाय द डचेस टू हेल्प raise a spirit to answer the Duchess question about the king, he was a conjurer। अभी बेलिनब्रोक जो है ये भी हायर किया गया रहता है, ग्लास्टर की वाइफ जो होती है, डचेस होती है, ताकि वो उसको हेल्प कर सके आत्माओं को इन्वोक करने में और आत्माओं को उसके क्वेश्चंस का आंसर देने में। स्मिथ, स्मिथ कौन है, वीवर है, वन ऑफ जैक केट्स रिबल्स, ये विद्रोहियों में शामिल है, जो जैक केट्स के रिबल्स हैं उनमें शामिल है ये।
कैप्टन, लीडर ऑफ द शिप दैट कैप्चर्स सफॉक एट सी। कैप्टन कौन होता है? जो सफॉक को कैप्चर कर लेता है समुद्र में। व्हाइटमोर, ये वही व्यक्ति है जो सफॉक को मारता है। ओके, व्हाइटमोर ध्यान में रखिएगा। रेबल्स, पीपुल लेड बाय जैक कैट। स्टैफर्ड एंड हिज ब्रदर आर टू नोबल्स ऑफ द कोर्ट हु कम टू चैलेंज जैक कैट। ये स्टैफर्ड और उसका भाई जैक कैट को चैलेंज करते हैं, उसको चुनौती देते हैं, कहने का मतलब उसके खिलाफ हैं। यंग क्लिफर्ड पे आते हैं। यंग क्लिफर्ड इज द सन ऑफ लॉर्ड क्लिफर्ड का बेटा है। ही इज अ सपोर्टर ऑफ किंग हेनरी। ही वाउज टू रिवेंज ऑन द हाउस ऑफ यॉर्क आफ्टर हिज फादर इज किल्ड इन बैटल। उसके पिता की मृत्यु के बाद वो प्रतिज्ञा लेता है कि मैं अपने पिता की मृत्यु का बदला लूंगा। लॉर्ड स्केल्स इज किंग हेनरी सपोर्टर ड्यूरिंग जैक केट्स रिबेलियन। ये कौन होता है? लॉर्ड स्केल्स किंग हेनरी का सपोर्टर होता है उस समय जब जैक केट ने विद्रोह किया होता है। हॉलैंड कौन है? ही ज्वाइंस जैक केट इन हिज अपराइजिंग, ऑल्दो ही सपोर्ट्स कैट, ही मेक्स जोक्स बिहाइंड हिज लीडर्स अब्सेंस। थोड़ा सा जोक फनी किस्म का आदमी है। सपोर्ट तो जैक केट को करता है, लेकिन उसकी अनुपस्थिति में थोड़ा बहुत जोक भी कर लेता है उसके खिलाफ। सिमकॉक्स, अ पुअर मैन who pretends he has been blind since birth। सिम्पॉक्स क्या है? एक पुअर मैन है जो ये बहाना करता है कि ये जन्म से अंधा है। he also pretends that his sight is restored by a miracle। वो ये भी प्रिटेंड करता है कि उसकी जो दृश्य है चमत्कार से वापस आई है। हिंदी समरी पर आते हैं सीधे सीधे। दोस्तों हिंदी समरी ध्यान से सुनिएगा, बहुत ऑथेंटिक कहानी है, कई सोर्सेस से ली गई है, इसलिए इस पर आप पूरी तरह से यकीन कर सकते हैं। और इसको एक बार कहानी आपके समझ में आ गई तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। राजा हेनरी की इच्छा के अनुसार सफॉक मार्गरेट को हेनरी शादी करने के लिए फ्रांस से इंग्लैंड ले आया। ओके, राजा हेनरी की इच्छा थी, उसके हिसाब से ही सफॉक मार्गरेट को हेनरी से शादी करने के लिए फ्रांस से इंग्लैंड ले आया। राजा ने उसकी सूरत और बोलचाल दोनों पसंद किया। मार्गरेट की सूरत भी पसंद आई राजा को, बोलचाल का ढंग भी पसंद आया। किंतु जब ग्लास्टर हम्फ्री शादी की शर्त पढ़ने लगा कि अंजू और मेन का प्रदेश मार्गरेट के पिता रेगनियर को वापस कर दिया, तो जो कागज ग्लास्टर के हाथ से छूट गया, विंचेस्टर ने इसे पूरा पढ़ा और हेनरी ने इसे पसंद किया। कहने का मतलब ग्लास्टर को ये बात पसंद नहीं आई कि जो मार्गरेट के पिता हैं उनको अंजू और मेन का जो प्रदेश है वापस कर दिया जाए। तो जो कागज छूट गया, बचा हुआ कागज, विंचेस्टर ने इसे पूरा पढ़ा, ग्लास्टर ने उसे नहीं पढ़ा था। इसके बाद राजा चला गया। ओके, इसे पूरा पढ़ा और हेनरी ने इसे पसंद किया। इसके बाद राजा चला गया। ग्लास्टर ने उपस्थित सामंतों से कहा कि क्या जो कुछ हमारे लोगों ने प्राप्त किया था वह सब बर्बाद कर दिया जाएगा। ग्लास्टर ने कहा, चूंकि उसके हाथ से छूटा नहीं था, वो जानबूझ के वो पार्ट पढ़ना उसे पसंद नहीं आया था, तो वो क्या कहता है ग्लास्टर कि क्या हमारे जो सामंतों ने जो कुछ भी प्राप्त किया था वह सब बर्बाद कर दिया जाएगा। अर्ल ऑफ वारविक तो रोने लगा कि मैंने कितनी मेहनत से फ्रांस के प्रदेशों को प्राप्त किया था और राजा ने लौटा दिया। भाई शादी हुई, शादी में उसने लौटा दिया। ग्लास्टर के जाने के बाद विंचेस्टर ने लोगों से कहा कि ग्लास्टर राजा के दूसरे नंबर पर है और वह महत्वाकांक्षी है, इसलिए हमें खूब सावधान रहना चाहिए। ग्लास्टर के खिलाफ बोला। आपसी कलह ही तो है, बिकरिंग है, आपसी कलह। देखिए, एक के जाने के बाद दूसरा उसकी निंदा कर रहा है। कार्डिनल के बारे में सोमरसेट ने कहा कि यह स्वयं ग्लास्टर का स्थान लेना चाहता है। ग्लास्टर राजा के नाबालिग होने के कारण उसका संरक्षक है, ये बात मैंने पहले भी आपको बता दी है। सैलिसबरी ने कहा कि हमें देश के हित का ध्यान रखना चाहिए। यार्क ने कहा कि मुझे अंजू और मेन के चले जाने का दुख है। यार्क ने भी कहा कि हमें अंजू प्रदेश और मेन प्रदेश के चले जाने का दुख है। शादी की शर्तों के हिसाब से उसने दे दिया था मार्गरेट के फादर को, ये तो आपको मालूम ही है, बताया अभी मैंने आपको। तो क्या कहा इसने? यार्क ने कहा कि मुझे अंजू और मेन के चले जाने का दुख है, क्योंकि मुझे ही तो आगे चलकर राजा बनना है। मैं तो अभी अपना मौका देख रहा हूं, अंत में मैं अपने सफ़ेद गुलाब की सुगंध फैलाऊंगा। यार्क सफ़ेद गुलाब से संबंध रखता है, तो वो कहता है मैं अभी मौका देख रहा हूं, राजा मैं ही बनूंगा, अपने सफ़ेद गुलाब की सुगंध फैलाऊंगा। सुबह ग्लास्टर बड़ी चिंता में बैठा था। अचानक उसकी पत्नी इलिनॉर
ने आकर उससे कारण पूछा। एलिनॉर ने पूछा कि क्यों चिंता में बैठे हुए हो। उसने बताया कि रात को मैंने एक सपना देखा कि शायद कार्डिनल द्वारा मेरा डंडा तोड़ दिया गया और उसके टूटे टुकड़ों पर समरसेट और सफाक के सिर पड़े हुए थे। उसकी पत्नी ने कहा कि मैं राजा की कुर्सी पर बैठी हुई थी और हेनरी और मार्गरेट मेरे सामने घुटने टेक रहे थे। ओके, उसकी पत्नी ने ये शेयर किया। ओके, उसकी पत्नी ने क्या बताया कि रात को उसने सपना देखा। उसकी पत्नी ने सपना देखा कि कार्डिनल द्वारा मेरा झंडा तोड़ दिया गया और उसके टूटे टुकड़ों पर समरसेट और सफाक के सिर पड़े हुए थे। उसकी पत्नी ने आगे भी कहा कि राजा की कुर्सी पर वो बैठी हुई थी और हेनरी और मार्गरेट मेरे सामने घुटने टेक रहे थे। ग्लास्टर इस पर गुस्सा हुआ, लेकिन एलिनॉर ने कहा कि मैं तो एक सपने की बात कर रही थी। ग्लास्टर को गुस्सा आया कि क्या फालतू की बात कर रही हूँ, तो कह रही मैंने सपना देखा, सपना बता रही हूँ। इसके बाद राजा का बुलावा आया और ग्लास्टर चला गया। सफाक और कार्डिनल को एलिनॉर की महत्वाकांक्षा का पता था। सफाक और कार्डिनल को एलिनॉर कौन, ग्लास्टर की जो वाइफ है, ओके, उसकी महत्वाकांक्षा का पता था। इसलिए उन्होंने ह्यूम नामक आदमी को उसके पीछे लगा रखा था, जो ओझा और चुड़ैल से भविष्यवाणी करवाता था। अब देखिए, ओझा यहाँ ये वाला मेरा वाला ओझा नहीं है। ओझा मतलब जो झाड़ फूंक करने वाले हैं। ओके, तो एलिनॉर के बारे में चूंकि पता था सफाक और कार्डिनल को, तो उसके पीछे ह्यूम नामक व्यक्ति को उन लोगों ने लगा रखा था। ओके, जो ओझा और चुड़ैल से भविष्यवाणी करवाता था। कौन, ह्यूम नाम का व्यक्ति। एलिनॉर से ह्यूम ने बताया कि जब तुम चाहो, ओझा ने भविष्यवाणी करने का वचन दिया है। ह्यूम स्वयं सोचने लगा कि मुझे तो पैसे ऐंठने हैं, चाहे वो एलिनॉर से मिले या सफाक से या कार्डिनल से। मतलब ह्यूम दोनों तरफ मिल गया। उन लोगों ने उसके पीछे लगाया, लेकिन ये क्या किया, ये इधर एलिनॉर से भी मिल गया कि मुझे तो पैसे ऐंठने हैं, चाहे जिससे मिले। लोग ग्लास्टर को अपनी शिकायतें लिखित रूप से देने के लिए खड़े थे। उधर से रानी और सफाक गुजरे। रानी ने सबसे उनके प्रार्थना पत्र लेकर फाड़कर फेंक दिया और कहा कि यह कौन सा तरीका है कि लोग यहाँ इस प्रकार शिकायतें लिख कर देते हैं। रानी ने कहा कि यह उचित नहीं कि ग्लास्टर राजा का काम देखता रहे। रानी को दरअसल जो मार्गरेट थी, उसे पसंद नहीं था कि ग्लास्टर प्रोटेक्टर बना रहे। उसने एलिनॉर के व्यवहार पर कड़ी टिप्पणी की। रानी ने कहा कि एलिनॉर इस प्रकार आती जाती है जैसे वह मेरे ऊपर हो। रानी ने कहा कि जो तुम्हारी वाइफ है, ग्लास्टर की जो वाइफ है, ऐसे आती जाती है मानो कि वो मेरे ऊपर हो। सफाक ने कहा कि उसे फंसाने का प्रबंध हमने कर दिया है। दरबार में इस पर विचार हो रहा था कि राजा का संरक्षक कौन हो। रानी ने संरक्षक पर ऐतराज किया। कार्डिनल ने कहा कि ग्लास्टर ने साधारण लोगों और पादरियों को लूट लिया है। कार्डिनल ने क्या कहा कि ग्लास्टर ने साधारण लोगों और पादरियों को लूट लिया है। समरसेट ने कहा कि इनका भवन और इनकी औरत के कपड़ों से खजाना खाली हो गया है। रानी ने कहा कि फ्रांस में जिस प्रकार पद्मियां बेची गई हैं, उसे देखा जाए तो ग्लास्टर का सिर काट दिया जाएगा। परेशान होकर ग्लास्टर बाहर चला गया। तब रानी ने अपना पंखा गिरा दिया और जब एलिनॉर ने उसे नहीं उठाया तो उसका कान ऐंठ दिया। मतलब ग्लास्टर की वाइफ का कान ऐंठ दिया, पंखा गिरा के, कि मतलब ये उठाए उसको जलील करने के लिए, और कहा कि तुम हो, क्षमा करना। कान ऐंठने के बाद बोला कि अरे तुम हो एलिनॉर, तुम हो, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम हो। एलिनॉर ने उसे और राजा दोनों को गुस्सा दिखाया और बाहर चली गई। ग्लास्टर ने यार्क का नाम संरक्षक के लिए आकर सुनाया, किंतु और लोगों के अलावा स्वयं यार्क ने मना कर दिया। उसने कहा कि समरसेट मुझे काम ही नहीं करने देगा। यॉर्क ने कहा कि समरसेट मुझे काम ही नहीं करने देगा। इसके बाद हार्नर और पीटर को हाजिर किया गया। पीटर का कहना था कि हार्नर ने मुझसे कहा था कि यॉर्क का ड्यूक सही उत्तराधिकारी है। किसने कहा? पीटर का कहना था कि हार्नर ने मुझसे कहा था कि यॉर्क का ड्यूक सही उत्तराधिकारी है। हेनरी ने जबरदस्ती कुर्सी पर कब्जा कर रखा है। हार्नर ने कहा कि यह आदमी मेरे यहाँ काम करता है। इससे कुछ बात हो गई थी तो इसने कहा था कि मैं तुम्हें मजा दिखाऊंगा, इसलिए इसने ऐसी शिकायत कर दी। राजा ने कहा कि इन्हें जेल में बंद कर दिया जाए। इससे उसने उन दोनों के युद्ध की एक तारीख निश्चित कर दी। समरसेट को फ्रांस का रीजेंट बना दिया गया। कहने का मतलब यह है कि आपसी कलह सामंतों की जारी है, आप देख रहे हैं, और राजा अक्षम हो रहा है। राजा इस कलह को दूर नहीं कर पा रहा है। एलिनॉर ने अपने बगीचे में ओझा को बुलाया। ओझा मतलब झाड़ फूंक करने वाला। वह एक आत्मा को बुलवाती है और मांग करती है कि वह भविष्य को उसके सामने प्रकट करे, लेकिन इसकी भविष्यवाणियां अस्पष्ट हैं और अनुष्ठान समाप्त होने से पहले
उसे बाधित और गिरफ्तार किया जाता है। कहने का मतलब एलिनोर को गिरफ्तार कर लिया जाता है, इसके पहले कि उसका यज्ञ पूरा हो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। राजा रानी कार्डिनल और सफाक के साथ ग्लास्टर सेंट एल्बन्स में बाज उड़ा रहा था। ओके, उसका बाज खूब ऊंचा उड़ा। तब कार्डिनल ने टिप्पणी की कि ग्लास्टर की महत्वाकांक्षा भी इतनी ही ऊंची है। ग्लास्टर का बाज जब इतना ऊंचा उड़ा तो उसने कहा कि जिस प्रकार इसका बाज ऊंचा उड़ रहा है उसी तरह इसकी महत्वाकांक्षा भी ऊंची है। कार्डिनल और ग्लास्टर एक दूसरे से द्वंद्व करना चाहते थे, तभी एक आदमी लाया गया, उसके साथ मेयर और नगरवासी भी थे। उस आदमी ने कहा कि मेरी आंखें सेंट की कृपा से ठीक हो गईं, मैं जन्म से अंधा था। ग्लास्टर ने उसे पूछताछ की और उसने समझा कि यह झूठा है। राजा तो उसे ईश्वर की कृपा ही मान रहा था। राजा ने सोचा कि आदमी जो बता रहा है कि मेरी आंखें चमत्कार से ठीक हो गई सही है। ग्लास्टर ने कहा कि क्या तुम चल सकते हो? उसने कहा कि नहीं। ग्लास्टर ने उसे कोड़े लगवाए और वह उठकर भागा। इसके बाद एलिनोर की रिपोर्ट लाई गई। राजा ने उसे पढ़कर क्रोध व्यक्त किया कि मतलब एलिनोर ऐसे यज्ञ करवा रही थी, टोटका करवा रही थी। सबने ग्लास्टर से उसकी इस महत्वाकांक्षा के खुल जाने पर सफाई चाही। ग्लास्टर ने कहा कि एलिनोर को मैं अपनी पत्नी नहीं मानूंगा। जहां तक मेरा सवाल है, मैंने सब राजाओं की सेवा की है और पूरी शक्ति के साथ सेवा करता रहूंगा। राजा ने कहा कि लंदन पहुंचने पर इस पर निर्णय किया जाएगा। यॉर्क ने दावत दी और उसने सैलिसबरी और वारविक को समझाया कि रिचर्ड द्वितीय के बाद हेनरी को नहीं बल्कि उसको राजा होना चाहिए, क्योंकि एडवर्ड तृतीय के 7 बेटों में से उसके पुरखे क्लेरेंस हेनरी के पुरखे ग्रांट से ज्येष्ठ थे। कहने का मतलब यॉर्क अपना दावा कर रहा है कि मुझे राजा होना चाहिए या मेरे पुत्रों को राजा होना चाहिए। यहां पे वार्षिक लिखा है, वारविक होना चाहिए। लोग आप ध्यान रखिएगा, वारविक। ओके, वारविक और सेलिसबरी की समझ में बात आ गई। उन्होंने उसे मस्तक नवाया, मतलब यॉर्क की तरफ हो गए। वारविक और सेलिसबरी यॉर्क की तरफ, यॉर्क के समझाने में आ गए और यॉर्क की तरफ हो गए कि यॉर्क की फैमिली को राजा होना चाहिए, ना कि हेनरी की फैमिली को। इधर राजा ने एलिनोर को दरबार में बुलाया और उसे आयल ऑफ मैन में रहने की सजा दे दी। ग्लास्टर से संरक्षक की पदवी को ले लिया गया। यहां पर ग्लास्टर से संरक्षक की पदवी ले ली गई और हेनरी ने पूरी शक्ति अपने हाथ में ले ली। हार्नर और पोर्टर का द्वंद्व हुआ। हार्नर मारा गया और मरते समय उसने अपना दोष स्वीकार किया। एलिनोर को सड़क पर घुमाया गया, मतलब ग्लास्टर की वाइफ को। उसे सड़क पर पैदल चलना पड़ा और जनता ने उसका मजाक उड़ाया। उसकी दशा ग्लास्टर ने देखी। उसने हिम्मत बढ़ाने की कोशिश की, किंतु एलिनोर ने कहा कि ग्लास्टर दुश्मन अब तुम्हें भी जीवित नहीं रहने देंगे। ग्लास्टर के आंसू भर आए, मतलब ग्लास्टर, उसकी पत्नी एलिनोर का अपमान हो रहा है, जो कि संरक्षक हैं हेनरी के। उनसे उसका पद छीन लिया गया संरक्षक का। राजा ने, हेनरी ने पूरी शक्ति अपने हाथ में ले ली, सिर्फ आपसी अंतर कलह की वजह से। संसद में ग्लास्टर को पहुंचने में देर हुई। राजा ने उसे याद किया। इस पर रानी ने कहा कि आजकल वह बदल गया है, वह उत्तराधिकार में राजा के बाद ही दूसरे नंबर पर है और जनता उसे चाहती है, इसलिए तुम्हें सावधान रहना चाहिए। रानी ने राजा को समझाया कि सावधान रहिए ग्लास्टर से। सफाक ने कहा कि ग्लास्टर लोमड़ी की तरह चालाक है और दांव खेल रहा है। यॉर्क ने कहा कि ग्लास्टर ने फ्रांस में सिपाहियों के लिए रुपए वसूल किए, लेकिन उन्हें फ्रांस भेजा नहीं। राजा ने कहा कि ग्लास्टर निर्दोष है। सोमरसेट ने राजा को आकर सूचित किया कि फ्रांस हाथ से निकल चुका है। राजा ने कहा कि ईश्वर की जैसी इच्छा, लेकिन यॉर्क को इसका धक्का लगा। उसने अपने से कहा कि मैं इंग्लैंड के साथ फ्रांस को भी पाना चाहता हूँ। मतलब राजा एक बहुत ही निठल्ला टाइप का है, जो हेनरी 6 पार्ट 2 में दिखाया गया है। मतलब अगर फ्रांस छिन गया तो ईश्वर की इच्छा। ग्लास्टर को हटा दिया गया षड्यंत्र करके, उसकी वाइफ को सड़कों पर घुमाया गया। मतलब एक तरह से अकर्मण्य राजा है, कैपेबल नहीं है। ग्लास्टर के आते ही सफाक ने कहा कि मैं तुम्हें राजद्रोह में कैद करता हूं। राजा के सामने ही सारे दोष ग्लास्टर पर लगाए गए, जिनका उत्तर भी उसने दिया, किंतु फिर भी सफाक ने उसे कैद कर लिया और कहा कि कार्डिनल की देखरेख में उसे रखा जाए। राजा के सामने ही उसका संरक्षक, जो भूतपूर्व संरक्षक है, कैद कर लिया गया।
राजा ने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि ग्लास्टर को सांत्वना दिलाया कि तुम सारे दोषारोपण गलत साबित कर लोगे, ऐसी मुझे आशा है। राजा ने कहा। ग्लास्टर ने उसे याद दिलाया कि मुझे हटाने का मतलब है कि लोग तुम्हें हटाना चाहते हैं। ग्लास्टर ने सावधान किया किंग हेनरी को कि मुझे हटाने का मतलब लोग तुम्हें हटाना चाहते हैं। राजा सामंतों से केवल यह कहकर चला गया कि तुम लोग जैसा चाहो करो। कार्डिनल सफाक, पार्क और रानी ने तय किया कि ग्लास्टर को मार दिया जाए और कह दिया जाए कि उसकी मृत्यु हो गई है, जिससे जनता यह ना समझ सके कि उसे मार दिया गया है। मतलब जनता में पॉपुलर था ग्लास्टर, इसलिए इन लोगों ने ऐसा तय किया। इसी समय खबर मिली कि आयरलैंड में विद्रोह हो गया है। बिना राजा से पूछे ही सफाक ने यार्क से वहां जाने के लिए कह दिया। यार्क ने कहा कि मैं आयरलैंड में सेना तैयार करूंगा और इंग्लैंड में बवाल खड़ा करूंगा। यार्क का इरादा क्या है? हड़पने का है साम्राज्य? ये राजा नहीं समझ पा रहा है। इधर सफाक ने ग्लास्टर का गला घुटवा दिया। जब राजा स्वयं ग्लास्टर से सफाई सुनने के लिए आया और सफाक ने ग्लास्टर को बुलाकर लाने को कहा, तो सफाक ने लौटकर बताया कि वह मर चुका है। कार्डिनल ने सफाई दी कि आज मैंने सपना देखा कि ग्लास्टर की मृत्यु हो चुकी है, किंतु राजा बेहोश हो गया। राजा के होश में आने पर जब सफाक ने सांत्वना देनी चाहिए तो राजा ने सफाक को सांप कहा। रानी ने सफाक की ओर से सफाई दी तो राजा ने कहा कि मुझे ग्लास्टर के लिए दुख है। तो रानी अपना रोना रोने लगी कि मैं आपकी कोई आशा नहीं हूँ। उसने कहा कि फ्रांस से आते समय जो तूफान समुद्र में आया था उसमें मर जाती तो ही अच्छा था। अब देखिए रानी ये त्रिया चरित्र जो होता है वो रचने लगी। एक तरफ ग्लास्टर को मरवाने में इसका हाथ था, दूसरी तरफ अपने पति राजा से ये इस तरह कहने लगी कि मैं मर गई होती वही अच्छा था। रानी की बात खत्म नहीं हुई कि नीचे जनता का शोर सुनाई पड़ा। वार्विक ने आकर कहा कि जनता में खबर फैल गई है कि सफाक ने ग्लास्टर को मार डाला है। सफाक ने जनता को भला बुरा भी कहा और तलवार निकालकर वार्विक से लड़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन जनता की आवाज़ सुनकर राजा ने सफाक को देश निकाला का दंड दे दिया। रानी ने उसकी वकालत करनी चाहिए, क्योंकि सफाक उसका प्रेमी था रानी का, तो उसकी वकालत करनी चाहिए, किंतु राजा ने कहा कि जो बात मैं शपथ लेकर कहता हूँ उसे नहीं बदलता हूँ। सफाक और रानी दो प्रेमियों की तरह काफ़ी देर तक अफसोस मनाते रहे। तभी वॉक्स खबर लेकर आया कि कार्डिनल मृत्युशैया पर है और राजा को बुला रहा है। राजा ने पहुंचने पर पाया कि कार्डिनल बोल भी नहीं पा रहा है। वह कह रहा था, मुझे तड़पाओ नहीं, मैं कबूल कर लूँगा। वार्विक ने कहा कि ऐसी मृत्यु का अर्थ है राक्षसी जीवन। राजा ने कहा कि हम सभी पापी हैं, हमें दोष नहीं निकालना चाहिए। सफाक रानी का चुंबन लेकर उससे विदा हुआ। समुद्र में जहाज से कैदी ले जा रहे थे। जहाज के अफसर से सफाक की कहा सुनी हुई। अफसर ने कहा कि तेरी वजह से राजा की शादी हुई, तेरे कारण फ्रांस चला गया। सफाक ने कहा कि मैं रानी के काम से फ्रांस जा रहा हूँ, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि मुझे सही सही पहुँचा दे। किंतु अफसर ने उसे पानी में डुबोकर मरवा दिया और उसका सिर रानी को भिजवा दिया। केड ने प्रचार किया कि मेरा पिता मार्टिमर था और मेरी माँ प्लेंटजेनेट थी, मुझे राजा होना चाहिए। जनता ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन फिर भी भीड़ उसके साथ इकट्ठा हो गई। उसने कहा कि जब मैं राजा होऊंगा तो 7 पेंस में मिलने वाली रोटी 1 पेंस में मिलेगी, पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब लोग मेरे खर्चे पर खाएंगे पिएंगे। लिखने पढ़ने वालों को उसने देशद्रोही घोषित कर दिया। कहने का मतलब उसने भीड़ एकत्रित कर ली अपने फेवर में कैड ने। चैथम के मुंशी क्लर्क ऑफ चैथम को केड ने फांसी की सज़ा बोल दी, क्योंकि वह नाम लिखना जानता था। मतलब पढ़े लिखों से बहुत नफरत थी कैड को। सर हम्फी स्टैफोर्ड और उसके भाई को कैड ने फांसी की सज़ा इसलिए सुनाई कि वे फ्रेंच बोलते थे, क्योंकि फ्रांस शत्रु था देश का। कहीं कहीं हिंदी में मिसप्रिंट है, लेकिन मैं सही पढ़ रहा हूँ। रानी सफाक का सिर अपनी गोद में लिए शोक मना रही थी। राजा ने कहा कि तुम इतना शोक नहीं मनाओगी जब मैं मर जाऊंगा। रानी ने कहा कि तब तो मैं मर जाऊंगी। इतने में खबर आई कि केड अपनी पूरी सेना के साथ आ रहा है। राजा को बताया गया कि केड अपने को राजा घोषित कर रहा है और तुम्हें राज्य हड़पने वाला कह रहा है। दूसरे दूत ने आकर खबर दी कि केड लंदन पुल तक आ चुका है। राजा को महल से भागना पड़ा। लंदन में कैड बैठ गया। उसने कहा कि इस शहर का मैं राजा हूँ। एक सिपाही ने उसे जैक केट कह दिया और आदरपूर्ण ढंग से नाम न लेने के कारण उसका सिर काट दिया गया। कैड ने कहा कि सारे कानून जला दो और उसकी जुबान ही संसद होगी, मतलब जो मैं कहूँगा वही ऑर्डर होगा। उसने एक को लैटिन बोलने के अपराध में मरने की सज़ा दे दी। चारों ओर केट का शासन और अव्यवस्था हो गई। तब बकिंगम और क्लिफोर्ड ने जनता से अपील की
कि जो शांति का रास्ता अपनाएगा उसे राजा की ओर से क्षमा दी जाएगी। उन्होंने जनता को हेनरी 5 की भी याद दिलाई और कहा कि शांति का रास्ता अपनाओ। केट अकेला पड़ने लगा और भाग खड़ा हुआ। राजा को यह खबर गई। राजा ने सिपाहियों सहित सबको धन्यवाद दिया, किंतु शीघ्र ही खबर मिली कि यार्क ने सेना लेकर हमला कर दिया है और कहता है कि समरसेट राजद्रोही है, उसे मुझे सौंप दिया जाए। राजा ने बकिंघम को यार्क से बात करने के लिए भेजा। जैक केट 5 दिन तक भूखा प्यासा केंट के जंगलों में पड़ा रहा, किंतु भूख से परेशान होकर कुछ फल खाने के लिए ईंटों की दीवार लांघकर बाग में घुसा, लेकिन उसका मालिक आइडन आ पहुंचा। केट ने ललकारा और दोनों में लड़ाई हुई। केट मारा गया। आइडन ने उसे मारकर उसका सिर काट लिया। डार्टफोर्ड और व्लेहीथ के बीच यार्क की सेनाएं खड़ी थीं। बकिंघम ने वहां जाकर यार्क से भेंट की और उसने बताया कि राजा ने तुम्हारी शर्त मानकर समरसेट को कैदी बनाकर टावर भेज दिया है। यार्क ने कहा कि मैं सेना को घर जाने के लिए कह दूंगा। यार्क के सामने ही आइडन फेड का फेड नहीं, यहाँ केड होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। यहाँ क्या होगा? केड होगा। केड का सिर ले आया और आइडन को राजा ने नाइट बना दिया। रानी के साथ समरसेट को देखा गया। राजा ने चाहा कि समरसेट को छिपा दिया जाए, किंतु रानी न मानी। मतलब रानी समरसेट के साथ दिख रही है, मतलब एक दूसरे षड्यंत्र करते हुए। राजा की झूठ देखकर यार्क ने राजा को ललकारा और कहा कि तू राजा नहीं है। कहने का मतलब यार्क को लगा कि ये साजिश कर रहा है राजा मेरे खिलाफ। उसने कहा कि मेरा हाथ राजदंड संभाल सकता है। समरसेट ने कहा कि तुझे बंदी बनाता हूं, किंतु वास्तव में उसे बंदी नहीं बना सका। क्लिफोर्ड ने भी आकर यार्क को कैद करने की धमकी दी, किंतु वह भी कुछ न कर सका। वारविक और सेलिसबरी आए, उन्होंने राजा को सिर भी नहीं झुकाया। राजा के याद दिलाने पर उन्होंने कहा कि गद्दी पर बैठने का हकदार यार्क है। सेंट आलम्बंस में राजा और यार्क की लड़ाई हुई। यार्क ने क्लिफोर्ड को मार डाला। जब उसके बेटे ने अपने पिता की लाश देखी तो उसने प्रतिज्ञा की कि मैं यार्क घराने के बच्चों और औरतों को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रिचर्ड और समरसेट की लड़ाई में समरसेट मारा गया। राजा किंकर्तव्य विमूढ़ खड़ा था। रानी ने उसे बताया कि हमें लंदन भाग चलना चाहिए क्योंकि वहाँ जनता हमें चाहती है। रिचर्ड, वारविक और सेलिसबरी ने तय किया कि हमें लंदन राजा के पहुँचने से पहले ही पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे राजा संसद की मीटिंग ना बुला सके। तो दोस्तों ये टोटल कहानी थी हेनरी 6 पार्ट 2 की। अब मेमोरेबल कोट्स पे आते हैं। मेमोरेबल कोट्स जो कि आपके एग्जाम में आती हैं, कहानी से तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, लेकिन मेमोरेबल कोट्स जो है एग्जाम में आएंगी। माई ट्रबलस ड्रीम्स दिस नाइट डथ मेक मी सैड, ड्यूक ऑफ ग्लास्टर बोल रहा है। ओके, ध्यान रखिएगा एक्ट 1 सीन 2 में। एट होम विद हिज वाइफ द डचेस, ग्लास्टर रिकाउंट्स अ ग्लूमी सिंबॉलिक ड्रीम इन विच हिज स्टाफ ऑफ ऑफिस एज लॉर्ड प्रोटेक्टर was split in two and the heads of Suffolk and Somerset were placed on the broken pieces. नेक्स्ट कोट है, स्मॉल थिंग्स मेक बेस मैन प्राउड। ये बहुत पॉपुलर कोड है, ट्रिक है, कोट है, आज भी यूज होती है। स्मॉल थिंग्स मेक बेस मैन प्राउड हेनरी 6 पार्ट 2 से ली गई है। सुफॉक इज टॉकिंग अबाउट अ कैप्टन हु डिफेंड्स द किंग। यहाँ पर सुफॉक जब कैप्टन ने उसे डुबवा दिया था तब वो बात करता है कि जो एक नीचे किस्म के व्यक्ति होते हैं वो छोटी भी चीज़ पा जाने पर बहुत प्राउड फील करते हैं। या मैन एंड बर्ड्स आर फेन ऑफ क्लाइंबिंग हाई, ये किंग हेनरी 6 एक्ट 2 सीन 1 में बोलता है। या मैन एंड बर्ड्स आर फेन ऑफ क्लाइंबिंग हाई, कि चाहे वो पक्षी हों या इंसान हो, उन लोगों के अंदर पागलपन होता है, महत्वाकांक्षा होती है ऊपर से ऊपर उड़ने की। नेक्स्ट कोट है दोस्तों, ट्रू नोबिलिटी इज एग्जम्प्ट फ्रॉम फियर। Yes, Suffolk is going to be killed by English lieutenant. Suffolk is very proud of himself. When asked by a prisoner to implore mercy, Suffolk answers with arrogance and is beheaded. वो बोलता है कि जो ट्रू नोबिलिटी है उसमें वो जो सच्चा सरदार होगा, सच्चा सामंत होगा, उसे डर नहीं लगता, और जब उसने माफ़ी नहीं मांगी तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। I will make it felony to drink a small beer.
अब देखिए यहाँ पर ये जैक कैड का ये स्टेटमेंट है, आई विल मेक इट फेलनी टू ड्रिंक ए स्मॉल बियर इन हेनरी 6 पार्ट 2 फॉर एग्जाम्पल द रेबल जैक कैड डिक्लेयर्स दैट व्हेन ही बिकम्स किंग ही विल मेक इट फेलनी टू ड्रिंक ए स्मॉल बियर, कि मैं अपराध बना दूंगा, कोई निचले छोटे मोटे ब्रांड की बियर नहीं, अच्छे अच्छे ब्रांड की बियर पियेंगे। हिज स्पीच प्रोमिसेस वाज मेंट टू गैदर सपोर्ट फॉर हिम, वो ये इसलिए बोल रहा था कि मैं इतने कम में पैसे उपलब्ध करा दूंगा, सारी सुविधाएं, सारे लोगों को अच्छा अच्छा मतलब एक मतलब सारे लोगों को के साथ मैं सारी चीज़ें सस्ती कर दूंगा, ऐसी बात वो इसलिए कर रहा है ताकि वो सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा गैदर कर सके। अब देखिए ये बहुत ही फेमस लाइन है, पूछी जाती है, द फर्स्ट थिंग वी डू लेट्स किल ऑल द लॉयर्स। ये लाइनें भी हेनरी 6 पार्ट 2 से आती हैं। इट्स सेड बाय अ कैरेक्टर कॉल्ड डिक द बुचर इन एक्ट 4 सीन 2 ऑफ विलियम शेक्सपियर्स हेनरी 6 पार्ट 2। Who cannot steal a shape that means deceit? Who cannot steal a shape that means deceit? Queen Margaret Act 3 Scene 1 में बोलती है, Here Margaret accuses her enemy Gloucester of merely pretending to be innocent. तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट कोट्स थे, ये हेनरी 6 पार्ट 2 था, इसको आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। ये बहुत ही ऑथेंटिक बुक से बहुत ये जहाँ जो भी जानकारियाँ यहाँ पर दी गई हैं, चाहे डेट्स की हो, परफॉर्मेंस की हो या पूरी कहानी हो, पूरा इसकी समरी हो, इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, आपके एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल होगी। हाँ, एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सब्सक्राइब कीजिए, इस बात को ग्रांटेड मत लीजिए, बार बार आपसे मैं इम्प्लोर कर रहा हूँ, बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।